देखो देखो जैसे पिछले टाइम पे देखा कि अगर मान लो हमारे पास एल लेंथ का कोई रॉड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा तो उसमें हमारे पास जो ईएमएफ आता है या वोल्टेज उसमें जनरेट होता है, उसे ईएमएफ भी कहते हैं। हमारे पास क्या होता है, बी वी एल, जहां बी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, वी हमारे रॉड की वेलोसिटी, एल हमारे रॉड की लेंथ। अब ध्यान सुनना, इसी तरह से हमारे पास कई सारे आर्टिकल आते हैं। अच्छा, ये जो आर्टिकल देख रहे हैं, ये आर्टिकल तुम 12th क्लास में देख करके आए थे, ठीक है, यहां इसका प्रूफ नहीं करवा रहे हैं, ये आर्टिकल तुम पूरा 12th क्लास में देख करके आए थे, ठीक, पूरा तुमने देखा था, इसलिए यहां पे इसका फॉर्मूला लिखवा दिया। अभी हमारे पास इसी तरह से और भी बहुत सारे आर्टिकल आते हैं, जरा उनमें से एक तो आर्टिकल देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, जो जो तुम्हारे सिलेबस में है उनके बारे में देखते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना, जरा ध्यान सुनो। अगर मान लो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में कोई रॉड मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ आता है। रॉड क्या होगा, कंडक्टर। अच्छा, आप जरा सोचो, कोई दूसरा केस समझ के देखो। मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, अब हमारे पास रॉड स्ट्रेट लाइन मोशन ना करके सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो वो भी तो मोशन हुआ, उसमें भी तो फ्लक्स चेंज होगा, तो वहां पर भी क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, ठीक है। ये सारी बातें हमारे पास होती, तो ध्यान सुनना, जब भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में कोई कंडक्टर मूव करेगा तो हमारे पास उसमें ईएमएफ जरूर जनरेट होगा। अब इसी के दो और आर्टिकल जो तुम्हारे सिलेबस में है उनको जरा देखते हैं। अब देखो पहला आर्टिकल क्या है, पहला आर्टिकल कुछ ऐसा है कि मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें हमारे पास करंट आई, ठीक। अब ध्यान सुनो क्या होगा, अब यहां पर इस वायर के परपेंडिकुलर, ठीक है, वायर के परपेंडिकुलर यही तो होगा, वायर के परपेंडिकुलर हमारे पास एक रॉड रखा है, ठीक है, जिस रॉड की लेंथ हमारे पास एल दे रखी है, ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब जरा सुनो ध्यान से, अब यहां पर क्या बताया हुआ है, इस रॉड की लेंथ हमारे पास एल है। अब यहां पर हमारे पास है कि रॉड का जो पास वाला सिरा है ये हमारे वायर से आर डिस्टेंस पर है, और हमारा रॉड इस वायर के पैरेलल मूव कर रहा है इस तरह से। वायर के पैरेलल जाएगा तो पैरेलल या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, और तो कोई केस नहीं होने वाला, केवल यही हमारे पास पॉसिबिलिटी आएगी। तो अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, अब हमारे पास क्या क्या है। अब ये पूछा गया है कि अब रॉड में ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा ये बताओ। अच्छा, सबसे पहले जरा मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं। ध्यान सुनना, क्वेश्चन केवल इतना है कि हमारे पास एक वायर है जिसमें हमारे पास आई करंट फ्लो हो रही है, एक रॉड है जो वायर के कैसा परपेंडिकुलर। सोचो, अगर रॉड ऐसे रखते थे तो रॉड वायर के पैरेलल हो जाता, वायर के परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ऐसे आएगा, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। रॉड वायर के परपेंडिकुलर है और हमारे पास रॉड वायर के पैरेलल मूव कर रहा है, रॉड की लेंथ क्या है, एल। रॉड का जो पास वाला सिरा है वो कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर, ठीक है। तो अब ये पूछा गया है इस रॉड में हमारे पास जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा। ध्यान से देखो यहां पर क्या है। अच्छा, पहले मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखो, करंट इस तरफ, हाथ इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अंदर की तरफ डायरेक्शन दिखाई कैसे जाती है, सोचो, क्रॉस से दिखाते हैं। तो यहाँ पर अगर तुम क्रॉस बना तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। देखो, सबको इतनी बात क्लियर है, ठीक है। डायग्राम सबके समझ में आया क्या होगा। अब देखो, अब यहाँ पे जरा समझना, हमें अगर ईएमएफ निकालना है तो हम पूरी रॉड का एक साथ नहीं निकाल सकते। यहाँ पर हम इस आर्टिकल को जरा पोर्शन में करेंगे, ठीक है, छोटे छोटे पोर्शन में करेंगे। तो जरा समझना क्या कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मान लेते हैं हमने एक छोटा सा पोर्शन ले लिया, ठीक है। ये जो छोटा सा पोर्शन देख रहे हो, इस छोटे से पोर्शन की जो थिकनेस है हमारे पास वो कितनी है, dx, ठीक है। ये जो हमारे पास छोटा सा पोर्शन आया है इसकी थिकनेस क्या है हमारे पास, dx। इतना समझना सही। चलो एक काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो dx लेंथ का वायर है ये हमारे पास वायर से x दूरी पर है। देखो, जो dx पोर्शन का रॉड आया हमारे पास, ये रॉड हमारे वायर से कितनी दूरी पर है, x दूरी, ठीक। तो अब एक काम करेंगे, इस छोटे से पोर्शन पे जनरेट होने वाले ईएमएफ को निकालेंगे।
ध्यान से सुनना, हम पूरे रॉड पे एक बार नहीं निकाल सकते, लेकिन जो बहुत छोटा सा पोर्शन है जिसकी लेंथ कितनी है dx, इस पर हम यहाँ पर ईएमएफ निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास आता है सबसे पहले इंड्यूस्ड या ईएमएफ इंड्यूस्ड on the small element of length dx of the rod। ठीक है, ये जो हमारे पास छोटी सी लेंथ है इसमें हम जरा देखें क्या हमारे पास क्या ईएमएफ है। देखो यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ आएगा, बिल्कुल सीधा सा फॉर्मूला है। देखो हमारे पास ईएमएफ का फॉर्मूला होता है BVL। मैग्नेटिक फील्ड क्या है B। चलो हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी मान ली B, तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड B आ गई, ये V वेलोसिटी से भाग रहा है, और यहाँ पर क्या आता है लेंथ। सोचो ये जो छोटा सा पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी है dx, तो ये आ गया हमारे पास BV dx। बोलो यहाँ तक कोई परेशानी किसी को? ये हमने छोटा सा पोर्शन लिया जिसकी लेंथ कितनी है हमारे पास dx। इस छोटे से पोर्शन में हमारे पास जो ईएमएफ आएगा वो इस तरह से आ जाए। अब आगे देखिए, अच्छा जरा सोचो, क्या तुम यहाँ पर क्या B निकाल सकते हो? ध्यान सुनना, यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड x दूरी पर है तो जरा समझना, तो यहाँ पर हमारे पास आता है सिंस B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x। क्यों, जरा समझना। देखो ये हमारे पास इनफाइनाइट वायर है, इनफाइनाइट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन r। r दूरी होती है, यहाँ पर दूरी क्या लिख रही है x, तो ये क्या हो गया हमारे पास I अपॉन x हो गया। अच्छा ये जरा हम आगे लगा लो, तो यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x, और क्या दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पर हमें दिख रहा है v और ये आ गया dx। बोलो इतनी बात क्लियर? अच्छा एक बात समझो, देखो हमने जो ईएमएफ निकाला है तो छोटे से पोर्शन पे निकला है। अगर छोटे से पोर्शन पे निकला है तो जो ईएमएफ होगा वो भी तो बहुत स्मॉल होगा, तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया? यहाँ पर हमने DE लगा दिया। अब ये DE क्या है? DE इज द वेरी स्मॉल ईएमएफ जनरेटेड एट द रॉड ऑफ लेंथ dx। ठीक है, ये हमारे पास DE आ गया। अब क्या करना है? अब हमको यहाँ पर पूरे रॉड में जनरेट होने वाला ईएमएफ निकालना है, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा कंप्लीट ईएमएफ। तो देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास कंप्लीट ईएमएफ। ठीक है, अगर कंप्लीट ईएमएफ ऑन द रॉड निकालोगे तो क्या होगा? ये जो हमारे पास छोटा सा ईएमएफ है, इस छोटे से ईएमएफ को इंटीग्रेट करो। ये जो हमारे पास स्मॉल DE आया इसको इंटीग्रेट कर दो, हमारे पास कंप्लीट ईएमएफ आ जाएगा। जरा सोचो, जो हमारे पास DE है इसकी वैल्यू रखो, तो देखो क्या होगा हमारे पास, ये आ गया इंटीग्रेट, DE की वैल्यू रखो, क्या आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन x, और ये क्या हो गया हमारे पास v dx। कितनी बात क्लियर? अब देखो जब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पर हमें लिमिट पता होनी चाहिए। जरा ध्यान से सोचो, लिमिट कहां से कहां तक आएगी? अच्छा लिमिट यहां से तो पता नहीं चलेगी, हाँ यहां से पता चलेगी। हमें किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है? x के रिस्पेक्ट में। अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना तो सोचो x कहां से कहां तक मूव कर सकता है। सोचो अगर तुम x को कम करोगे तो कितना कम कर सकते हो? ये जो पोर्शन दिख रहा है यहाँ आते आते कहां तक आ सकता है? यहीं तक तो आ सकता है, रॉड के बाहर तो ले नहीं आओगे। मतलब यहां तक आएगा तो यहां तक x कम होते होते किसके बराबर हुआ? r के बराबर। मतलब x की लोअर लिमिट क्या हुई हमारे पास? r। तो यहां पर हमारे पास लोअर लिमिट r आ गई। अब सोचो यहाँ पर अगर यहाँ पर इस dx को आगे ले जाओगे तो आगे ले जाके कहां तक लेके जाओगे? इसके दूसरे सिरे तक लेके जाओगे। दूसरे सिरे तक लेके जाओगे तो सोचो जो x बढ़ रहा है बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा? यहाँ दूसरे सिरे तक। दूसरा सिरा कितनी दूर है? ये r दिख रहा है, ये l दिख रहा है। r और l जोड़ दो तभी तो यहाँ तक पहुंचोगे। तो यहाँ पे कहां तक है? ये हो गया हमारे पास r प्लस l। तो हमारे पास जो अपर लिमिट आ जाएगी, अपर लिमिट आ जाएगी हमारे पास r प्लस l। बोलो समझ में नहीं आती? ये हमारे पास इंटीग्रेशन होगा r से r प्लस l तक। इतना क्लियर हो सकता? यहां तक समझ आया? चलो आगे देखते हैं यहाँ पे। अब देखो बस इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ पर x वेरिएबल है, बाकी सब बाहर। तो यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आएगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I और v, ये सब बाहर। तो देखो आगे हमारे पास म्यू नॉट I v और अपॉन में क्या आ गया हमारे पास 2 पाई। अब देखो क्या बचा 1 अपॉन x और ये आ गया dx। ये आ गया हमारे पास इंटीग्रेट r से r प्लस l और ये आ गया 1 अपॉन x dx। तो देखो अब बस यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन बची है, इस I को इधर कर दो।
तो यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ आएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो गया log x। यहाँ पर हमारे पास लिमिट लग गई r से r प्लस एल। तो यहाँ पर जरा देखो हमारे पास ईएमएफ कितना आ गया म्यू नॉट आई वी अपॉन में आ गया 2 पाई। यहाँ पर जरा देखो क्या है लॉग में क्या आएगा r प्लस एल, माइनस के साथ क्या आएगा log r। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास लॉग में r प्लस एल और क्या लगेगा यहाँ पे माइनस, माइनस में क्या आएगा हमारे पास log r। ये आ गया हमारे पास log r, ठीक है। अच्छा देखो log ऑफ a माइनस log ऑफ b, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास log ऑफ a अपॉन b का। तो हमारे पास यहाँ पर ईएमएफ का रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट आई वी अपॉन 2 पाई। यहाँ पर आ गया हमारे पास log a अपॉन b, ये क्या दिख रहा है r प्लस एल और अपॉन में r। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास r प्लस एल और अपॉन में आ गया r। इतनी बात क्लियर। ये हमारे पास आ गया ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ठीक है। कॉइल है रॉड। ध्यान सुनना, अगर इस तरह का केस आएगा तो तुम्हें बस यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। ये पूरा प्रोसेस इसलिए करा दिया ताकि तुम्हें ये फॉर्मूला जो देख रहे हो तुम्हें समझ में आए कहां से आया, ठीक है। छोटा सा रिजल्ट था, कोई बहुत कठिन नहीं था, आसान सा था, इसलिए इस आर्टिकल करा दिया, ठीक है। नोट कर लो। बाकी तुम्हें क्या करना, तुम्हें बस यहाँ पे फॉर्मूला ध्यान रखना। और ध्यान सुनना, ये आर्टिकल करवा क्यों रहे, कोई गारंटी नहीं है कि एग्जैक्ट ऐसा ही तुम्हारे एग्जाम में पूछ लिया जाए। एग्जाम में हो सकता है कुछ चीजें चेंज कर दे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे? जैसे परपेंडिकुलर था वैसे पैरेलल कर दे तो यहाँ पर हमारे पास डेरिवेशन चेंज होगा। तो यहाँ पर इसलिए करा रहे ताकि तुम इस आर्टिकल को करना सीखो, तुम्हारे दिमाग में एक बेसिक चीज डेवलप हो। क्या करना है, सबसे पहले एक स्मॉल ईएमएफ निकालना, उस स्मॉल ईएमएफ को इंटीग्रेट कर देना। कहां से निकलेगा, केवल एक फॉर्मूला होता है हमारे पास बीवीएल। एल की जगह हमने क्या करा, हमने यहाँ पर एक स्मॉल पोर्शन माना जिसकी लंबाई कितनी है डीएक्स। तो डीएक्स पोर्शन के लिए हमने निकाला बी की वैल्यू, इन जनरल बी की वैल्यू पता होगी, रख दोगे, हमारे पास यहाँ पे इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। नोट करो तुम, देखो जल्दी से। हो गया, आगे बढ़े, आगे अब देखो हमारे पास इस तरह से और क्या हो सकता है। चलो अब देखो हमारे पास अगला आर्टिकल आता है। अब हमारे पास एक रॉड दिया होगा और वो रॉड कर क्या रहा होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से गोल घूम रहा होगा, ठीक है। वो रॉड हमारे पास इस तरह से गोल घूम रहा होगा। तो जरा सोचो, अगर रॉड मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, फिर चाहे जैसा मोशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास यहाँ पे ईएमएफ जरूर जनरेट होगा। तो अब हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एल है, वो बी मैग्नेटिक फील्ड में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब यहां पर वो क्या कर रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो अब यहां पर हमें क्या करना है, उसमें ईएमएफ इंड्यूस निकालना है, ठीक है। देखो आप अब यहां पर क्या होगा, चलो जरा देखते हैं। देखो क्वेश्चन हमारे पास फिर से वही है कि यहां पर हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसमें करंट हमारे पास आई फ्लो हो रही है और जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बी है, ठीक है। अब यहां पर क्या बताएगा, यहां पर बताएगा हमारे पास एक रॉड है, इस रॉड के बारे में जरा समझो। देखो ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है। और रॉड क्या कर रही है, रॉड हमारे पास यहां पर इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है। देखो रॉड यहां पर हमारे पास इस तरह से सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक।
यहाँ पर हमारे पास जो रॉड है, रॉड की लेंथ हमारे पास पूरी L दी गई और इसकी हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर भी है, देखो करंट ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस लग जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से क्रॉस लग जाएगा। तो जरा समझना क्या होगा, यहां पर भी अगर कैलकुलेशन करनी तो फिर से वही चीज देखनी पड़ेगी। यहां पर हम पूरी रॉड के साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं, हम यहां पर एक छोटा सा पोर्शन ले लेंगे। ये जो छोटा सा पोर्शन देख रहे हो, इसकी लंबाई कितनी होगी, इसकी लंबाई हमारे पास है dx, ठीक है। अच्छा चलो हम एक काम और कर लेते हैं, ये जो छोटा सा पोर्शन है, ये जो सेंटर है, इस छोटे पोर्शन की जो सेंटर से दूरी है हमारे पास, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये दी गई है x। ध्यान सुनना, ये जो हमारे पास छोटे से पोर्शन की सेंटर से जो दूरी है क्या है, x। अब इसी x को क्या करेंगे, हम आगे चल के इंटीग्रेट करेंगे। बोले बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? यहाँ पे तो अब एक काम करेंगे, ये जो हमारे पास छोटा सा पोर्शन है, इस छोटे से पोर्शन क्या करेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालेंगे। तो अब देखो क्या होगा, अब ये हमारा रॉड कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो अगर हम इस छोटे पोर्शन की बात करें तो ये छोटा पोर्शन क्या कर रहा है, छोटा पोर्शन तो सर्कुलर मोशन करेगा ना। अच्छा, सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी आती है कि नहीं आती है? देखो तुमने ये सीखा हुआ है, क्या सीखा हुआ है, अगर मान लो हमारे पास कोई बॉडी है और ये हमारे पास किसी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रही है। ध्यान सुनना, अगर कोई बॉडी है तो ये किसी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। तो अगर ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है तो इसका जो एक पार्टिकल होगा वो क्या कर रहा होगा, सोचो इस पार्टिकल के बारे में सोचो, ये पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कर रहा होगा ना। बिल्कुल यही चीज यहाँ पे, अगर रॉड रोटेट कर रही है तो उसका जो एक छोटा सा पोर्शन है, छोटा सा पोर्शन क्या कर रहा होगा, वो छोटा सा पोर्शन हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, ठीक है। चलो आगे देखो ध्यान से, अब देखो ये छोटा सा पोर्शन हमारे पास सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये जो छोटा सा पोर्शन है, इसकी लेंथ है dx है, ये छोटा सा पोर्शन अब यहां पर मान लो किसी वेलोसिटी v से भाग रहा होगा, ठीक है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में दोनों वेलोसिटी होती है, लीनियर भी और एंगुलर भी, ठीक है। और तुमने v के बारे में पढ़ा होगा, v का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर r ओमेगा। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे, अब क्या करेंगे, अब यहां पर इस छोटे से पोर्शन पे ईएमएफ निकालेंगे। तो यहां पर हमारे पास बिल्कुल वही आएगा, वही स्टेटमेंट आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन द रॉड ऑफ स्मॉल पोर्शन dx, ठीक है। या फिर इस तरह से आएगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ऑन द स्मॉल पोर्शन ऑफ रॉड ऑफ लेंथ dx, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास dx है। तो अगर यहां पर लेंथ dx ले लो, छोटा पोर्शन ले लो, तो हमारे पास जो ईएमएफ आएगा वो भी तो छोटा सा आएगा। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, BVL होता है, L की जगह क्या आएगा, dx। हमारे पास अगर L पूरे रॉड लेते तो क्या लेंथ आती, L, छोटा सा पोर्शन ले तो उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, dx, ठीक है। चलो आगे, अब एक बात समझना, यहां पर हमारे पास लीनियर वेलोसिटी v, ये क्वेश्चन में नहीं गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो यहां पर अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है तो हमें यहां पर कितना पता है कि v बराबर क्या होता है, r ओमेगा। बोलो इतनी बात की, लेकिन अगर हम यहां पर बात करेंगे तो सोचो ये जो पोर्शन दिख रहा है ये सेंटर से कितनी दूरी पर है, ये सेंटर से x दूरी पर है, ठीक है। अगर ये सेंटर से x दूरी पर है तो हमारे पास v बराबर क्या हो जाएगा, ये x ओमेगा। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमारे पास हो गया v बराबर x ओमेगा, उठा के लगा दो, तो देखो यहाँ पर हमारे पास आ गया देयरफॉर dv। अब यहाँ पर क्या हमारे पास v, यहाँ पर आ गया हमारे पास x ओमेगा और ये आ गया dx। बोलो इतना क्लियर हो रहा है? ये हमारे पास आ गया d। अब ये हमारे पास एक छोटा सा पोर्शन आ गया है ईएमएफ का। अगर मान लो पूरी रॉड में ईएमएफ निकालना है तो जो छोटा सा ईएमएफ आया इसको उठा के इंटीग्रेट कर दो, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास कंप्लीट ईएमएफ। देखो ये आ गया हमारे पास कंप्लीट ईएमएफ। अब कंप्लीट ईएमएफ कैसे आएगा, बस यहां पर हम इस छोटे से पोर्शन को इंटीग्रेट कर दें। अब लिमिट कहां से कहां तक आएगी वो यहां से नहीं पता चलेगा,
जब डीई की ये वैल्यू उठा के रखोगे तब पता चलेगा। चलो जरा रखते हैं वैल्यू। यहाँ पर आ गया हमारे पास बी, ये आ गया हमारे पास एक्स ओमेगा और यहाँ पर आ गया डीएक्स। अब यहाँ पर लिमिट के बारे में देखना, एक्स कहां से कहां तक जाएगा। अब सोचो जरा, अगर x को कम करोगे, x क्या है, ध्यान सुनना, x क्या है हमारे पास, x रेडियस है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास एक छोटा पोर्शन मूव कर रहा है, इसकी रेडियस x है। अगर x को कम करोगे तो x कम होते होते कहां तक जाएगा, 0 तक। बात समझ आ रही है यहाँ पे, x को बढ़ाओगे तो बढ़ाते बढ़ाते कहां तक जाएगा, ये l तक जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये लिमिट आ रही है, क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 0 से l। बोलो ये बात समझ में कि नहीं यहाँ पे, इतना क्लियर हुआ। अब देखो b और ओमेगा बाहर, आसान सी कैलकुलेशन बची हमारे पास, b और ओमेगा बाहर, यहाँ आ गया 0 से l, यहाँ क्या बचा x और dx, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x²/2, बस आंसर। तो यहाँ पर हमारे पास ईएमएफ की वैल्यू आ गई b ओमेगा और यहाँ पर आ गया हमारे पास x²/2, लिमिट क्या लगी है 0 से l। अप्लाई कराओ लिमिट को तो ये आ गया हमारे पास b ओमेगा, यहाँ पर l रख दो तो आ गया l²/2 माइनस 0 रख दो, ये आ गया 0। तो यहाँ पर ईएमएफ आ जाएगा हमारे पास 1/2 b ओमेगा l², ये हमारे पास ईएमएफ आ गया। बोलो तीन बात क्लियर। तो ध्यान रखना, अगर l लेंथ का कोई रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी के साथ मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा होगा तो वहां पर हमारे पास जो ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, वो कितना हो गया, हाफ b ओमेगा l²। कितनी बात क्लियर है यहाँ पे, ये पूरा आर्टिकल देखो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे देखो। अब देखो, अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में स्वप्रेरण। हिंदी में कहा जाता है स्वप्रेरण। जिसको इंग्लिश का टर्म ना पता हो वो ब्रैकेट में हिंदी जरूर लिख लेना, ताकि पढ़ते समय तुम्हें समझ में तो आए कि सेल्फ इंडक्शन का मतलब क्या होता है। चलो देखो, देखो यहां पर हमारे पास आता है सेल्फ इंडक्शन। ये क्या होता है जरा देखते हैं। देखो सबसे पहली बात, हमारे पास चाहे सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, स्वप्रेरण हो या अन्योन प्रेरण हो, ये कहां पे जनरेट होते हैं, ध्यान से। ये जो हमारे पास जनरेट होते हैं हमेशा किसी कॉइल में, तुमने हमेशा पढ़ा होगा, डेफिनेशन वगैरह में हमेशा पढ़ा होगा कॉइल, कॉइल वर्ड यूज होता है हमारे पास। अच्छा कॉइल क्यों यूज करते हैं, क्या खास बात है हमारी कॉइल में, बस इतना ध्यान रखना, कॉइल एक क्लोज्ड लूप दे देती है, ठीक है। ध्यान रखना, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारी चीजें हमारे पास वहां होती हैं जहां पर एक क्लोज्ड सर्किट होता है। फिर वो चाहे सर्कुलर हो चाहे स्क्वायर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारे पास एक क्लोज्ड सर्किट होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या ले लेते हैं, हर बार कॉइल ले लेते हैं, ताकि कॉइल हमारे पास क्या रहे, एक क्लोज्ड सर्किट के फॉर्म में रहे। कितना क्लियर सभी को। चलो आगे देखते हैं। अच्छा अगर हमारे पास कोई क्लोज्ड सर्किट है और उसमें हमारे पास करंट फ्लो हो रही है तो क्या होगा, ध्यान सुना, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं, हमें बिल्कुल मान के नहीं चलना है कि तुम्हें पता है, तुम 12th में पढ़ के आए, हमें बिल्कुल मान के चलना है कि तुम 12th में नहीं पढ़ते, ठीक है। देखो क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास कोई कॉइल है, ठीक है, और उसमें हमने इस तरह से करंट फ्लो करा दी। अब जरा सोचो, ये करंट फ्लो हो रही है तो हमारे पास कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है, ठीक है। अच्छा उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जरा देखो, देखो यहाँ पर करंट इस तरफ जा रही है, फिंगर्स ऊपर की तरफ धके करोगे और ये हमारे पास हथेली कहां जाएगी, अंदर की तरफ। अगर हथेली अंदर की तरफ जा रही तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास हो गई अंदर की तरफ। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां तक क्लियर हुआ। तो अभी एक बात समझना, अब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसी होगी हमारे पास, इनवर्ड, ठीक। अब जरा समझो, अब यहां पर हमारे पास इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, मतलब इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही है, ये कंफर्म हमेशा ध्यान रखना। अगर करंट फ्लो हो रही है तो कॉइल के अंदर से क्या हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही होगी। अच्छा अगर मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान सुनो, अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से पास होगी तो उसमें फ्लक्स बनता है। सोचो ना, तुमने यहां पढ़ा हुआ है 5
का रिजल्ट क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू बी। ठीक है, ध्यान सुनो फिर से, अगर करंट फ्लो हो रही तो करंट से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो करंट इस तरफ, फिंगर्स ऊपर, हथेली अंदर की तरफ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, अंदर की तरफ। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है। अगर मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से पास होगी तो सोचो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारे पास क्या बनेगा, फ्लक्स। बोलो इतनी बात क्लियर। मतलब अब एक बात ध्यान रखना, अगर किसी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, करंट के फ्लो होने की वजह से उसमें मैग्नेटिक फील्ड आती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसमें फ्लक्स आता है। और फ्लक्स क्यों आएगा, क्योंकि देखो क्लोज्ड एरिया है। अगर क्लोज्ड एरिया ना होता तो फ्लक्स ना आता और कभी हमारे पास सेल्फ इंडक्शन ना होता। इतनी बात क्लियर। देखो इतनी बात क्लियर है सभी को। चलो जरा ध्यान से देखो। हाँ अब देखो, अब अगर हम यहां पर इस करंट को चेंज कराते हैं, ये जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, अगर हम यहां पर इस करंट को चेंज कराते हैं तो ध्यान से देखो, ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है ये भी तो चेंज होगी। क्यों, देखो अगर हम यहाँ पे सर्कल से, किसी सर्कुलर कॉइल से क्रिएट होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2a हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर ये करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो चेंज होगी। ये बात समझ आ रही है यहाँ पे, ध्यान सुनना, अगर करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और अगर B चेंज हो रहा है तो फाई भी तो चेंज होगा। मतलब यहाँ पे इतना समझ में आया, अगर तुम यहाँ पर फ्लो होने वाले करंट में चेंज कराओगे तो फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होगा तो क्या जनरेट होगा, हमारे पास जनरेट हो गया डेल्टा फाई। डेल्टा फाई इज द चेंज इन फ्लक्स। और फैराडे के अकॉर्डिंग जैसे तुम यहाँ पर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी करोगे वैसे ही तुम्हारे पास क्या होगा, यहाँ पे ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, देखो देखो आपको बता रहे थे कि अगर हमारे पास कोई कॉइल है, उस कॉइल में अगर हमारे पास करंट चेंज हुई तो चेंज होने की वजह से कौन चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या चेंज हुआ, फ्लक्स। और जैसे ही फ्लक्स में चेंज आया, मतलब डेल्टा फाई आया, वैसे ही फैराडे ने बताया कि अगर हमारे पास डेल्टा फाई होगा तो इस फ्लक्स के चेंज होने का जो रेट है डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ को जनरेट करवाता है। मतलब यहां पर जो पॉइंट देख रहे हो, अगर किसी कॉइल में फ्लो होने वाली जो करंट है, ये करंट अगर चेंज हो रही है तो हमारे पास इसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है, और वो इस तरह से जनरेट हो रहा है कि वो उसी चीज का अपोज कराएगा जिससे वो जनरेट हुआ है। ठीक है, मतलब इससे जनरेट हुआ फ्लक्स में आने वाले चेंज की वजह से। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस लगा तो ये किसके बराबर हो गया, हमारे पास ईएमएफ के बराबर हो गया। तो जो ये देख रहे हो हमारे पास क्या आया, माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इतना समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे जरा समझना, यहाँ पर हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में अगर कोई करंट फ्लो हो रही है और उस करंट में अगर चेंज आ रहा है, चेंज कैसा भी हो सकता है, फिर हमारे पास करंट बढ़ रही हो या करंट कम हो रही हो, तो ध्यान रखना चेंज कैसा भी हो सकता है। तो अगर करंट इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है तो हमारे पास फ्लक्स चेंज होता है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी किसी। ये था हमारे पास पूरा इंड्यूस्ड ईएमएफ का प्रोसेस। ठीक है, चलो बात करें अब सेल्फ इंडक्शन का क्या मतलब। देखो इंडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं प्रेरण। ठीक है, मतलब अगर कोई कॉइल खुद ही में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करती है, एक वैद्युत वाहक बल प्रेरित करती है, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ध्यान रखना डेफिनेशन कैसे बनेगी, डेफिनेशन कुछ इस तरह से बनेगी हमारे पास, व्हेन अ करंट फ्लो इन अ कॉइल continuously changes, then the flux linked with the coil also change, and this change in flux generate an induced an EMF which opposes the change in current. This process of induction is called सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, ये हमारे पास सेल्फ इंडक्शन होता है। फिर जरा सुनो, हमारे पास अगर कोई कॉइल है, उस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है, अगर वो करंट चेंज हो रही है तो उसकी वजह से, उसके चेंज होने की वजह से हमारे पास जो फ्लक्स लिंक होता है हमारी कॉइल से वो भी चेंज होगा, और वो जो फ्लक्स लिंक हो रहा है हमारे पास वो हमारे पास हमारे ईएमएफ के बराबर होता है, और वो ईएमएफ कुछ इस तरह से हमारे पास आएगा कि वो उसी चीज का अपोज करेगा जिससे वो जनरेट हुआ है। तो क्या होता है, हमारे पास माइनस साइन लग जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर सभी को। तो देखो यहाँ पर हमारे पास सेल्फ इंडक्शन के रिजल्ट आए। अच्छा जरा समझना, अगर सेल्फ इंडक्शन की डेफिनेशन देखी तो यहाँ पर हमारे पास उसके लिए यूनिट भी आती है।
यूनिट के बारे में समझते हैं। अच्छा, यूनिट से पहले जरा फॉर्मुलेशन समझ लो। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा एक बात जरा समझो, ये जो हमारे पास फ्लक्स होता है, फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। देखो अभी देखा तुमने, अगर करंट चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, बी, और अगर बी चेंज होगा तो क्या होगा, फ्लक्स। मतलब करंट के चेंज होने पर सीधा फर्क किस पे पड़ रहा है, हमारे पास फ्लक्स पे पड़ रहा है। तो ध्यान रखना, हमारे पास करंट के चेंज होने की वजह से हमारे पास फ्लक्स में चेंज आता है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास फ्लक्स में चेंज आ रहा है, इसके बारे में समझते हैं। ये जो फ्लक्स हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितनी ज्यादा करंट उतना ज्यादा फ्लक्स, जितनी कम करंट उतना कम फ्लक्स। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगता है, उस कांस्टेंट को हम ये एल कहते हैं, और ये हमारे पास आ गया है। ये जो एल देख रहे हो ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास एल की वैल्यू आती है 5/I। ध्यान रखना, इस तरह से तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। देखो इस तरह से पूछा जा सकता है, द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड करंट फ्लो इन द कॉइल इज कॉल्ड। इस तरह से बोला जा सकता है, द रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल एंड द करंट फ्लो इन द कॉइल इज कॉल्ड, जिसको हम कहते हैं क्या है, सेल्फ इंडक्शन। इस तरह से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देखो ये जो एल देख रहे हो, एल को हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। हिंदी में कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक। हिंदी में आता है हमारे पास स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। या फिर इसको कहा जाता है सेल्फ इंडक्टेंस, या फिर हम इसको कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, ये होता है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या फिर इसको कह सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अब जरा देखो, यहीं पे हमारे पास यूनिट आती है। यूनिट के बारे में समझ लो, डायमेंशनल फॉर्मूले देख लो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आता है, देखो अब यहाँ पर हमारे पास यूनिट आती है इसकी। सबसे पहली यूनिट होती है हमारे पास हेनरी। हेनरी ध्यान रखना साइंटिस्ट के नाम पे है। और जरा समझो, और हमारे पास क्या यूनिट आएगी, एक फॉर्मूले से निकलेगी। फॉर्मूला क्या हमारे पास, वेबर। देखो फ्लक्स हो किसमें आपको, वेबर। यहाँ पे करंट आती है एम्पियर में, तो हमारे पास सेकंड यूनिट हो गई वेबर, और ये आ गई हमारे पास एम्पियर। बोलो इतना समझ में, तो ये हो गया हमारे पास वेबर पर एम्पियर। और जरा सोचो, वेबर को और क्या कहा जाता है, वेबर को हम टेस्ला इनटू मीटर स्क्वायर इसको कहते हैं। देखो फाई इज इक्वल्स टू बी, ए भी तो होता है, तो बी क्या होगा हमारे पास, टेस्ला, और ये मीटर स्क्वायर। तो वेबर को क्या कहा जाता है, टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक यूनिट और आती है हमारे पास, ये हो गई हमारे पास टेस्ला मीटर स्क्वायर, और अपॉन में आ जाता है हमारे पास एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास टोटल 3 यूनिट्स है, इनको ध्यान रखना। ठीक है, इनसे कोई भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। आगे जरा देखो, यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है हमारे पास किसका, ml स्क्वायर t की पावर -2 a की पावर -2। ठीक है, ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अच्छा जरा समझो, अगर तुम्हारे सामने ये यूनिट लिखी है तो मेरे हिसाब से अब तुम डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक काम करना, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमें निकाल के दिखाना कि ये कैसे आया। ठीक है, तो जरा बताना सब कैसे आया हमारे पास। चलो आगे, ठीक, इसमें कुछ नोट करना हो नोट कर लो। चलो आगे, अब देखो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट आता है। ये तो हमने देख लिया सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, कैसे आता है। सेल्फ इंडक्शन का कोफिशिएंट क्या होता है, एल। एल की वैल्यू क्या होती है, 5/I। ठीक है, या 5 इज इक्वल्स टू LI। ये हमारे पास रिजल्ट होता है। अब देखो हमारे पास एक रिजल्ट और आता है। हम यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन, या जो हमारे पास सेल्फ इंडक्टेंस L होता है उसमें, और हमारे पास जो EMF होता है उसमें रिजल्ट निकालना है। मतलब अब हमें यहाँ पे एक रिजल्ट निकालना है जो किसमें निकलेगा, L और E में निकलेगा। और अगर तुम्हें कुछ याद हो तो ये इस तरह का रिजल्ट होता है, E इज इक्वल्स टू -LdI/dt। कुछ नया नहीं है, 12th में तुमने ये फॉर्मूला जरूर देखा होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट आने वाला है, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग लिख लो जिसके पास ना लिखी हो, रिलेशन बिटवीन EMF E एंड सेल्फ इंडक्टेंस L। EMF E एंड सेल्फ इंडक्टेंस L। ठीक है, चलो देखो यहां पर क्या हो सकता है, जरा देखते हैं। अच्छा एक बात जरा समझो, अगर EMF की बात करोगे तो तुम्हें यहां पर इतना तो पता है कि हमारे पास जो EMF होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है माइनस का d∅/dt। ये रिजल्ट आता है हमारे पास EMF। अच्छा एक बात और है, ये जो फाई होता है, फाई का रिजल्ट होता है हमारे पास LI।
ये अप्लाई करा दो तो ईएमएफ क्या हो गया हमारे पास, ये आ गया माइनस का डी अपॉन डी टी, और यहां पर आ गया हमारे पास एल आई, ठीक है। अच्छा जरा सोचो, एल बाहर, ठीक है, एल कांस्टेंट है भैया, अभी क्या लिखा है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस, ये कांस्टेंट है तो बाहर, तो ये आ गया हमारे पास E इज इक्वल्स टू माइनस एल, और यहाँ क्या बचा I, तो ये आ गया हमारे पास डी आई अपॉन डी टी, ये हमारे पास एक सीधा सा रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, हमारे पास ये जो ईएमएफ है, ये कैसा ईएमएफ है, ध्यान से देखो, ये हमारे पास है इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ कब जनरेट होगा, जब यहाँ पर डी आई अपॉन डी टी आएगा, डी आई अपॉन डी टी मतलब I में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, करंट में टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज होगा तभी क्या आएगा हमारे पास, इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया इतना, ठीक है। यहां तक फॉर्मूले में कोई परेशानी तो नहीं किसी को। अब आगे देखते हैं, अब देखो हमारे पास एक रिजल्ट और आता है, ये रिजल्ट क्या होता है कि अगर मान लो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, तो उस सेल्फ इंडक्शन में हमारे कॉइल में स्टोर होने वाली पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है, ध्यान सुनना। अगर हमारे कॉइल में सेल्फ इंडक्शन हो रहा है, करंट चेंज हो रही है, करंट के चेंज होने की वजह से, तो अगर उसमें हमारे पास सेल्फ इंडक्शन आ रहा है, तो उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, ठीक है। अब देखो, हमें यहाँ पर एक सीधा सा कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हमको यहाँ पर एनर्जी निकालनी है तो बस एक काम कर दो, वर्क निकाल दो। अगर तुम यहाँ वर्क निकाल दोगे तो जो वर्क होगा वही तो तुम्हारा एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा। अच्छा, एक बहुत जरूरी बात, अब ये कौन सा वर्क निकालना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से बहुत ध्यान सुनना। अगर मान लो हमारे पास, अच्छा जरा सुनो, सबको ये फॉर्मूला पता भी होगा, सबको ये फॉर्मूला याद भी होगा, हाफ एल आई नॉट स्क्वायर, ये फॉर्मूला सबको रटा भी होगा, ठीक है। 12th क्लास का एक फेमस सा फॉर्मूला था जिसको डेरिवेशन करते थे, एग्जाम में बहुत पूछा जाता था, इस पे न्यूमेरिकल्स भी काफी होते थे, ठीक है। ये फॉर्मूला मेरे हिसाब से, मेरी उम्मीद से तो याद होना चाहिए तुम लोगों को, ठीक है। लेकिन अब जरा समझना, इसके पीछे का जरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि ये क्यों होता है, ठीक है। ये एनर्जी कहां से आती है, क्यों आती है, जरा समझो। अगर कभी भी हमें एनर्जी निकालनी होगी तो एनर्जी निकालने का एक सीधा सा प्रोसेस है कि हम वर्क निकालते हैं, जो वर्क करा जाएगा वही हमारे सर्किट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब एक जरूरी बात आती है, कौन सा वर्क करा जाएगा भैया, देखो ध्यान, अगर मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, और अब हम यहां पर अगर करंट को चेंज कराते हैं, ठीक है, ध्यान सुनना, अब हम यहां पर अगर करंट को चेंज कराते हैं तो करंट चेंज कराने की वजह से क्या हुआ, यहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आया। ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये हमारे पास बराबर होगा माइनस का डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी से, ठीक है, बराबर होगा। ध्यान सुनना, ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ आया ये हमारे पास बराबर होगा माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। अगर ये माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी के बराबर है तो अब ये अपोज करेगा किसका, करंट में आने वाले चेंज का। मान लो हम यहाँ पे करंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, करंट बढ़ा रहे हैं। अगर हम करंट बढ़ा रहे हैं तो कहां से बढ़ रही होगी, कोई बैटरी जुड़ी होगी ना, वही बैटरी से तो करंट बढ़ रही होगी, इतना समझ आ रहा है। कोई बैटरी इससे कनेक्टेड होगी, वही बैटरी क्या कर रही होगी, करंट को इंक्रीज करा रही होगी। तो एक बात समझना, अगर बैटरी से करंट इंक्रीज हो रही है तो यहां पर तो जनरेट हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब ये ईएमएफ क्या करेगा, ये ईएमएफ उस करंट इंक्रीज का अपोज करेगा, मतलब हमारे पास जो एक्स्ट्रा करंट आ रही है अब उस करंट को इस ईएमएफ के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। बोलो बात समझ आ रही कि नहीं? यहाँ पे ये जो ईएमएफ है इसके विरोध में काम करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास क्या होगी, करंट इंक्रीज कर पाएगी। बात समझ आ रही है? यहाँ पे ध्यान सुनो, अगर करंट को इंक्रीज कराते हो तो क्या हुआ, ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो गया। अच्छा, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो चुका है, अब सोचो ये ईएमएफ क्या करेगा, ये ईएमएफ हमारे पास कुछ ऐसा वर्क करेगा, या ध्यान सुनो, ये जो ईएमएफ है ये ईएमएफ कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमारी करंट में जो इंक्रीज हो रही है, हमारी करंट में जो इंक्रीज हो रहा है उस इंक्रीज का विरोध करा जा सके। क्यों? ये उसी चीज का अपोज करता है जिससे जनरेट हुआ है। ठीक है, तो ये करंट के बढ़ने का अपोज करेगा, मतलब अगर अब करंट बढ़ रही है तो अब करंट को इस ईएमएफ के अपोज में काम करना पड़ेगा, इस ईएमएफ का विरोध करना पड़ेगा, तभी तो करंट बढ़ पाएगी। सर सोचो, मान लो हमने यहां से बैटरी कनेक्ट कर दी, अब करंट बढ़ रही है, लेकिन सामने से एक अवरोधी ईएमएफ आ गया, एक हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन ईएमएफ आ गया। ये क्या कर रहा है, ये रोक रहा है करंट को। ठीक है, अगर ये हमारे पास करंट को रोक रहा है तो करंट को करना क्या पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये रोक ले जाएगा,
ये थोड़ा सा अपोज लगाता है, मतलब अब हमारी करंट को इसके अगेंस्ट काम करके क्या करना पड़ेगा, अपने आप को इंक्रीज कराना पड़ेगा। मतलब ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है, यही ईएमएफ के अगेंस्ट हमारी करंट को वर्क करना पड़ता है, और हमारी करंट को इस ईएमएफ के अगेंस्ट जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क हमारे पास हमारे सर्किट में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल है, चलो कर लेते हैं। वैसे फॉर्मूला हमारे सामने लिखा है, लेकिन एक छोटा सा आर्टिकल है, उसको कर लेते हैं। देखो ना ध्यान से, तो देखो यहां पर अब हेडिंग लिख लो। हेडिंग क्या आएगी हमारे पास, एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन। लिखा, एनर्जी स्टोर्ड इन द सर्किट ड्यूरिंग सेल्फ इंडक्शन। ठीक, चलो देखो यहां पे क्या होगा, देखो अब यहां पर हमारे पास एक सर्किट है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। ठीक है, इसमें ईएमएफ ई इंड्यूस्ड हो गया, और अगर ईएमएफ ई है तो सोचो वर्क कितना होगा। देखो हमारे पास डब्ल्यू का फॉर्मूला होता है वीआईटी, ये कुछ याद है कि नहीं याद? डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वीआईटी। तो अगर हम यहां पर बात करें तो देखो यहां पर हम डब्ल्यू लगा देंगे, और यहां पर क्या होगा, ये वोल्टेज होता है, यहां पर क्या ईएमएफ। ये वोल्टेज क्या करता है, इस फॉर्मूले को जरा सीखो, ये वोल्टेज क्या करता है, वोल्टेज करंट फ्लो कराने में हेल्प करता है, जबकि यहां पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या कर रहा है, ये करंट के फ्लो होने में अवरोध उत्पन्न कर रहा है, उसमें ये ऑब्स्ट्रक्शन डाल रहा है। ठीक है, अगर ये अवरोध डाले तो जरा सोचो क्या होगा। अब यहां पर हम इसमें माइनस लगा देते हैं। बोले बात समझ आ रही है यार? यहाँ पे ये माइनस क्यों यूज हुआ, ये समझ आया? ध्यान सुनना, अगर यहां पर देखोगे तो यहां पर ये V क्या करता है, ये V बैटरी का वोल्टेज होता है, ये वोल्टेज क्या करता है, हमारी करंट को फ्लो कराने में हेल्प करता है। लेकिन जबकि हमारे पास ये इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, करंट को फ्लो कराने में ये रोकेगा, करंट को इंक्रीज करने से ये रोकता है। अगर ये रोकेगा तो हमारे पास क्या लग गया, माइनस। अब एक बात समझना, हम पूरी कैलकुलेशन एक बार में नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, जो टाइम है इसको क्या कर देंगे, एक बहुत छोटा टाइम इंटरवल ले लेंगे। ये हमारे पास इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल आ गया। अगर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल टाइम इंटरवल है तो यहाँ पर जो वर्क आएगा वो भी तो बहुत छोटा हो गया। बोलो इतनी बात क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके अगेंस्ट हमें जो वर्क करना पड़ेगा हमारे सर्किट में वो होगा। बात समझिए यहाँ पे, इसके पहले लिखना तो लिख लेना, क्या लिखना है, वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्किट। ठीक है, इतनी बात क्लियर? अच्छा एक बात जरा बताओ, हमने यहाँ पर लिख तो लिया, लेकिन जो ई देख रहे हो हमें ई का फॉर्मूला पता तो है, अभी अभी देख के आए कि नहीं देखे हैं, इसलिए इस फॉर्मूले को हटाया नहीं था कि यहाँ पर अगर हम आर्टिकल देखेंगे तो जो ई दिख रहा है, ई के लिए हमारे पास फॉर्मूला सामने रखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है सिंस ई की वैल्यू आ गई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। बोलो इतनी बात क्लियर? ये उठा के लगा दो तो हमारे पास जो वर्क आएगा वो क्या हो गया, माइनस, अच्छा एक माइनस और लग जाएगा तो क्या हो गया, ये प्लस, ये आ गया हमारे पास एल डी आई अपॉन डी टी, और ये आ गया हमारे पास आई, और ये आ गया डी टी। जरा ध्यान से देखो, ये हमारे पास dt से dt कैंसिल हो गया, अब क्या बचा हमारे पास एल आई डी आई। तो देखो यहाँ पर हमारे पास dw आ गया, और ये आ गया हमारे पास एल आई, और ये आ गया डी आई। बोलो इतनी बात क्लियर? अब क्या करना है, हमें कंप्लीट वर्क निकालना है। तो देखो क्या होगा हमारे पास, देखो ध्यान से, अब यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट वर्क क्या निकलेगा, बस इस छोटे से वर्क को जब उठा करके इंटीग्रेट कर दोगे तो कंप्लीट वर्क आएगा। अच्छा अब वही बात, लिमिट कहां से डिसाइड होगी, भैया लिमिट डिसाइड होगी जब तुम इसकी वैल्यू रखोगे। देखो ये आ गया हमारे पास एल आई डी आई। अब करंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना, दोस्तों करंट कहां से कहां तक जा सकती है, अगर करंट कम करोगे तो कहां तक कम हो सकती है, जीरो, जीरो से तो कम नहीं हो सकती ना। तो हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो। अब करंट कहां मैक्सिमम तक जाएगी, मैक्सिमम कोई लिमिट हमें माननी पड़ेगी। चलो हमने यहाँ पर एक मैक्सिमम लिमिट क्या मान ली, आई नॉट। तो इस केस में क्या है, इस केस में हम करंट के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसमें करंट कहां से कहां तक जा सकती है, हमारी करंट जीरो से किसी मैक्सिमम आई नॉट तक इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लिमिट क्या आ गई, जीरो से आई नॉट। इतना क्लियर हो सभी को? अप्लाई करा दो। तो यहाँ पर हमारे पास W आ गया, ये L आ गया, यहाँ पर आ गया जीरो से आई नॉट, ये आ गया हमारे पास I, और ये आ गया डी आई। अगर यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, यहाँ पर हमारे पास W बराबर हो गया L, यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर दो क्या हो गया, आई स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हो गया हमारे पास आई स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर आ गया हमारे पास जीरो से आई नॉट। लिमिट लगा दो तो हमारे पास W आ गया L, ये आ गया हमारे पास आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 माइनस
जीरो। तो यहां पर हमारे पास वर्क आ गया हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नोट करो जरा सा। ध्यान रखना है कौन सा वर्क डन है। जब हमारी कॉइल में सेल्फ इंडक्शन होता है तो उस सेल्फ इंडक्शन के अगेंस्ट जो ईएमएफ बना, उस ईएमएफ के अगेंस्ट हमारी बैटरी को जो वर्क करना पड़ता है वो वर्क किया। ठीक है, और हमारी बैटरी को जो वर्क करना पड़ेगा, सोचो वर्क जाएगा कहां? यही वर्क तो हमारे पास एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। तो यहां पर हमारे पास स्टेटमेंट आएगा। स्टेटमेंट क्या होगा? यहां तक नोट कर लिया सब? ठीक है, अगर नोट कर लिया तो यहां पे देखो, यहां पर आएगा हमारे पास दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सर्किट। ठीक है, देखो दिस वर्क विल बी स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सर्किट। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर अब इसका सिंबल बदल दो, W की जगह क्या हो जाएगा U। ये हो गया हमारे पास हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। इतना समझ में आया सभी को? इतनी बात क्लियर है यहाँ पे? देखो